Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 12th of May 2021. तो 12 मई 2021 का न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड डू शेयर फ्रॉम योर साइड्स। दैट इज़ ऑल वी वांट फ्रॉम योर कंट्रीब्यूशन। एंड इसके अलावा जिसको भी प्रीलिम्स की रिवीजन सीरीज ज्वाइन करनी है वो ज्वाइन कर सकता है। इन द कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन यू विल फाइंड द लिंक्स टू ज्वाइन आर रिवीजन सीरीज एंड सी सैट सीरीज, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट को फ्रेंड्स। सबसे पहले क्वेश्चंस ऑफ द डे जिनके जवाब आपको देने हैं, ठीक है ना। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एंटी डंपिंग ड्यूटी। एंटी डंपिंग ड्यूटी में से बेस्ट कौन डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस आर ए प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ imposed on foreign imports that are priced below the fair market value, an import tax imposed on certain goods in order to prevent piracy, a tax imposed on the import of the goods pertaining to core industrial sectors, या none of the statements A, B, C are correct। तो आप मैं आंसर आपको बताता जाऊंगा, लेकिन आपसे मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप पॉज करके अटेम्प्ट जरूर करिए, कमेंट सेक्शन में अपने अटेम्प्ट्स बताते जाइए। मतलब गलत हो सही हो, नो मैटर व्हाट, इसमें कोई आपकी बेइज्जती या वो नहीं होगी कि यार आपने गलत आंसर दे दिया। बट प्लीज़ यू ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। द लॉजिक क्यों मैं देता हूँ क्वेश्चंस आपको स्टार्टिंग में, ताकि आपकी एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस डेली हो जो आप फाइनली यूपीएससी के प्रीलिम्स में करने वाले हैं ना। प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेप है, वहाँ पे आपको यही प्रैक्टिसेस काम आएंगे। सिर्फ आंसर देख लेना, या आप लोग जैसे रिक्वेस्ट कर लेते हो कि आंसर सर बताइए, मैं आंसर तो बता दूंगा लेकिन उससे आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। आप उसको रट लोगे एज एंटी डंपिंग, लेकिन आपने पढ़ा है, आप उसको एक बार एटलीस्ट सोचिए, याद करने की कोशिश करिए। दैट गिव्स यू मच कॉन्फिडेंस, ज़्यादा आपको अच्छा भी लगेगा जब आंसर सही रहेगा तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी, दिस इज रिगार्डिंग ए, है ना। एक प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है जो कि अगर कोई कंट्री अपने फेयर मार्केट वैल्यू से कम प्राइस पे दूसरी कंट्री में वो प्रोडक्ट बेचती है तो वो डंपिंग कहलाता है। और इससे बचने के लिए जो कंट्री टैरिफ लगाती है वो उसको एंटी डंपिंग बोलती है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा प्रोटेक्शनिस्ट टैरिफ है। कई बार हमने स्टील के ऊपर लगाया चाइना से आने वाले, चाइना हमेशा अपने स्टील को कम प्राइस पे बेचता है। सेकंड क्वेश्चन है, सपोज अ स्मॉल कैंटीन ओनर एक्चुअली नीड्स ओनली 2 वर्कर्स टू कैरी आउट हिज बिजनेस, बट इफ हिज एंटायर फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स आर इन्वॉल्व्ड इन रनिंग द बिजनेस, देन दिस सिचुएशन इज नोन एज। इसको हम क्या बोलेंगे? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। थिंक ऑफ द आंसर एंड नाउ लेट मी टेल यू द आंसर टू यू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ये सेम वही केस है जो एनसीईआरटी में दिया है खेत के लिए। अगर एक खेत में काम करने के लिए 2 आदमी चाहिए और पूरे फैमिली उस खेत में काम कर रही है एग्रीकल्चर में, तो ऐसे बाकी जो 4 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है ना। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है ना, 2 लोग की जगह 6 लोग काम कर रहे हैं, तो जो बचे 4 लोग हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा हैं, वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज अ टीजर लोन। एक टीजर लोन क्या होता है? ऑप्शंस आर ए, लोन्स प्रोवाइडेड टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, बी, loans provided to weaker sections of the society with interest rate below the repo rate, third is loans which charge lower rate of interest in the first few years after which the rates are increased, या D, none of the above। तो टीजर लोन्स क्या होता है? These are the 3 questions for you। 2 आंसर्स मैंने आपको बता दिए, तीसरा आंसर आई विल लीव अप टू यू। आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है ना। सो नाउ लेट्स मूव टू द मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे। अब हम मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ मूव करते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, कुछ पॉइंट्स अगर आप दे पाएँ। तो मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे इज व्हाट शुड बी द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द पोस्ट पैंडेमिक रिस्पॉन्स। ये क्वेश्चन मैंने क्यों आपको दिया है? क्योंकि मैं चाहता हूँ आप थोड़ा सोचे भी, है ना। दीज आर थिंकिंग सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। जितना भी आपने पढ़ा है ना, जितना भी आप सब जानते हैं, उसका निचोड़ अब इस क्वेश्चन में आपको लिखना पड़ेगा कि क्या पोस्ट पैंडेमिक में क्या क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए। सो दिस विल गिव यू सम ब्रेन स्टॉर्मिंग और थिंकिंग ब्रेन आपका बनेगा, है ना, फिर मेंस के लिए। तो दिस इज माय अप्रोच टू यू। ये क्वेश्चन मैंने बनाया अभी, तो इसका आंसर आप करिएगा व्हाट शुड बी द टॉप प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट इन द पोस्ट पैंडेमिक रिस्पांस। यानी कि पैंडेमिक, पोस्ट पैंडेमिक जब रिस्पांस शुरू करेगी गवर्नमेंट, उस समय क्या लगता है आपको, क्या प्रायोरिटीज होनी चाहिए? व्हाट शुड बी द प्रायोरिटीज जहाँ पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए, पॉलिसीज बनानी चाहिए। सो दिस वॉज द मेन्स क्वेश्चन ऑफ द डे। नाउ लेट्स मूव टू द फैक्चुअल न्यूज आइटम्स, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। फैक्चुअल न्यूज आइटम्स की तरफ मूव करते हैं, ठीक है ना। So the first important news is 5 Deeps expedition. 5 Deeps expedition. Now 5D's expedition has provided the data on the deepest points of 5 oceans of the world.
5 जो ओशियंस हैं उनके जो डीपेस्ट पॉइंट्स हैं उनके बारे में ये 5 डीप एक्सपीडिशन है। थोड़ा बड़ी न्यूज़ आइटम है, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। देखो 5 ओशंस, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड सदर्न ओशंस, जैसे ये 5 हो गए, ठीक है ना, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड आपका सदर्न ओशंस हो गए। अब जो इसमें अलग अलग ओशंस हैं उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं डीपेस्ट, वो आप लिखते जाइए, नोट कर लीजिएगा। जैसे इंडियन ओशन का जो सबसे डीपेस्ट पॉइंट है वो है जावा ट्रेंच, जावा ट्रेंच, ठीक है ना। तो जावा ट्रेंच जो है वो डीपेस्ट पॉइंट, ऑब्वियसली बात है ट्रेंच पे ही डीपेस्ट पॉइंट होगा कोई, है ना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरा आपका जो सदर्न ओशियन है उसका फैक्टोरियन ट्रेंच है उसका सबसे डीपेस्ट पॉइंट। सदर्न ओशियन मतलब आपका अंटार्कटिका वाला पार्ट हो गया, फैक्टोरियन ट्रेंच है उसका डीपेस्ट पॉइंट। सदर्न ओशियन है यानी अंटार्कटिका वाले का फैक्टोरियन ट्रेंच, ठीक है ना, जावा ट्रेंच इंडियन ओशन का। फिर आपका अटलांटिक ओशन जो है उसका डीपेस्ट पॉइंट है प्योर्टो रिको, अटलांटिक ओशन में प्योर्टो रिको जो है वो आपका अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट है। मोलॉय होल जो है दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द आर्कटिक ओशन, मोलॉय होल इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द आर्कटिक ओशन। एंड इसका आपका इसका तो आपको पता ही होगा कि जैसे इसका चैलेंजर डीप मैरियाना ट्रेंच है, ठीक है ना, मैरियाना ट्रेंच है आपका पैसिफिक में आपका मैरियाना ट्रेंच है। और मैरियाना ट्रेंच चैलेंजर डीप पॉइंट है। जैसे मैरियाना ट्रेंच जब आप जाएंगे ना, मैरियाना ट्रेंच का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो आपका चैलेंजर डीप कहलाता है। तो दैट इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द पैसिफिक ओशन, ये हो गए। और सेकेंड डीपेस्ट हो गया पैसिफिक में वो आपका टोंगा ट्रेंच में होता है, ठीक है ना, टोंगा ट्रेंच सेकेंड डीपेस्ट हो जाएगा। तो कौन कौन से हमने बताए, आर्कटिक में मोलॉय होल बताया, अटलांटिक में प्योर्टो रिको, सदर्न ओशन यानी कि अंटार्कटिका में फैक्टोरियन ट्रेंच और इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच, और पैसिफिक में मैंने आपको बता दिया चैलेंजर डीप ऑफ द मैरियाना ट्रेंच। एंड आपका वहीं पे दूसरा जो सेकंड डीपेस्ट है वो आपका कौन सा है, वो आपका है टोंगा ट्रेंच, ठीक है ना। नाउ ये जो अभी 5 डीप एक्सप्लोरेशन है ये विक्टर वेस्कोवो का ब्रेन चाइल्ड है, विक्टर वेस्कोवो। और विक्टर वेस्कोवो वही व्यक्ति है जिसने कंप्लीट किया था एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम भी कंप्लीट करने वाले विक्टर वेस्कोवो हैं। तो ये एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम क्या है, तो एक्सप्लोरर्स ग्रैंड स्लैम है आपका, इट रिक्वायर्स द क्लाइंबिंग ऑफ हाईएस्ट पीक ऑफ ऑल द 7 कॉन्टिनेंट्स and also skiing at least 100 kilometers in both the North Pole and the South Pole. तो Explorers Grand Slam क्या था आपका, highest peak in all the 7 continents plus skiing at least 100 kilometers in both the North Pole and the South Pole. So this was your Explorers Grand Slam, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, this is very very important. I hope you got clarity regarding that, ठीक है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है इंडिया पार्टिसिपेट्स इन द 3rd आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल। तो इंडिया जो है उसने मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एंड दैट इंडिया पार्टिसिपेटेड इन द आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग। याद रखिएगा इंडिया ने पार्टिसिपेट किया आर्कटिक साइंस मिनिस्टीरियल मीटिंग में। इंडिया प्रॉमिस्ड टू कंटिन्यू इट्स कंट्रीब्यूशंस टू द सस्टेन्ड आर्कटिक ऑब्जर्वेशनल नेटवर्क। तो ऑब्वियसली बात है इंडिया ने अपना पार्टिसिपेशन को बोला कि हम जो सस्टेन्ड आर्कटिक नेटवर्क है हम उसमें काम करते रहेंगे एंड वी विल कीप डिप्लॉइंग आवर मिशंस ऑल्सो। आपको भी पता कि इंडिया के कुछ मिशंस आर्कटिक में चल भी रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ इंडिया ने कुछ चीज़ें भी की, जैसे इंडिया प्रपोज टू होस्ट द नेक्स्ट फ्यूचर आर्कटिक साइंस मिनिस्ट्रियल मीट। मतलब इंडिया ने एक तो ये बोला कि नेक्स्ट या जो आगे के फ्यूचर के मिनिस्ट्रियल मीट्स हैं उसके जो मतलब कहने मीटिंग होगी वो इंडिया होस्ट करेगा, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो 2021 की आर्कटिक मिनिस्ट्रियल मीटिंग की थीम थी वो थी नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक। ये आर्कटिक मिनिस्ट्रियल की जो मीटिंग की थीम थी इस बार वो थी क्या, ये नॉलेज फॉर अ सस्टेनेबल आर्कटिक, ठीक है ना। एंड एक और चीज़ आपको बता दूं कि इंडिया जो है आर्कटिक काउंसिल में एक ऑब्जर्वर की तरह है फ्रॉम 2013, ठीक है ना, ऑब्जर्वर की तरह इंडिया आर्कटिक काउंसिल में फ्रॉम 2013। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर ने यहाँ पे आर्कटिक काउंसिल के मेंबर्स क्यों नहीं बताया, अगर नहीं आया तो आना चाहिए था, ठीक है ना, देखिए आपको पता होना चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ उसमें, ठीक है, मैंने नहीं लिखा लेकिन मुझे याद है। जैसे आर्कटिक काउंसिल है, आर्कटिक काउंसिल पहली चीज़
चीज़ याद रखिएगा कि बनी कब थी, तो 1996 में। आप एक बार चेक कर लीजिएगा इस सारे फैक्ट्स को। आर्कटिक काउंसिल 1996 में बनी थी, और जब ये बनी थी तो उस समय एक डिक्लेरेशन हुआ था, ओटावा डिक्लेरेशन बोलते हैं उसको, आप यू कैन सी दैट ऑल्सो। ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू ये बना था, एंड ये 1996 में बना था, ठीक है ना। पहली चीज़ आर्कटिक काउंसिल का ये याद रखना है। और दूसरी चीज़ एक कि इसकी मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप इसकी कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो आप इसको नोट कर लीजिए। आर्कटिक काउंसिल की मेंबर कंट्रीज़ हैं डेनमार्क, फर्स्ट इज डेनमार्क, देन सेकंड इज फिनलैंड, देन थर्ड इज आइसलैंड, देन नॉर्वे। तो ये मैंने आपको बता दिया स्कैंडिनेवियन। देखो कभी भी मेंबरशिप आप याद, जैसे मुझे कैसे याद है, मुझे इस तरीके से याद है कि मैंने इसको एकदम बना के रखा है दिमाग में कि यार पहले तो वो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वाले पार्ट में है, तो सिंपल सी बात, आपको डेनमार्क याद रहेगा, फिनलैंड याद रहेगा, आइसलैंड याद रहेगा, एंड नॉर्वे याद रहेगा। देन फिर बड़ी बड़ी कुछ कंट्रीज आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि आपको पता है कि रशिया इसका मेंबर है, यूएसए इसका मेंबर है, कनाडा इसका मेंबर है, ठीक है ना। तो रशिया, यूएसए, कनाडा इसका मेंबर है। और एक और स्कैंडिनेवियन कंट्री जो छूट गई वो है स्वीडन, स्वीडन भी वहाँ छूट गई, तो स्वीडन थी। तो कुल मिलाकर के यही कंट्रीज इसकी मेंबर है। कौन कौन सी मैंने बताया आपको, मैंने आपको बताया डेनमार्क बताया, आइसलैंड बताया, फिनलैंड बताया, नॉर्वे बताया, स्वीडन बताया। इतना तो मैंने आपको इधर का बता दिया। देन मैंने बताया बड़ी कंट्रीज में रशिया, फिर दो आपकी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा, ठीक है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल इजीली मेंबरशिप याद रख सकते हैं। 1996 में इसका फॉर्मेशन हुआ था, ओटावा डिक्लेरेशन के थ्रू ये बना था, ठीक है ना। और बिल्कुल आर्कटिक रीजन में बेसिकली काम करने का ये जो इसका बनने का रीज़न है वो यही कि आर्कटिक कम्युनिटी के लिए काम करता है, और ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ये सारी चीज़ें आप बाकी लिख देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द थिंग, आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। इसके अलावा एक स्वेलवार्ड ट्रीटी भी है, 1920 की स्वेलवार्ड ट्रीटी है, जिसके थ्रू इंडिया का एंगेजमेंट आर्कटिक रीजन में स्टार्ट हुआ, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड इंडिया ने अपना परमानेंट रिसर्च स्टेशन आर्कटिक में 2008 में बनाया, जिसको हम हिमाद्री बोलते हैं। हिमाद्री नॉर्वे में लोकेटेड है, एंड यहाँ पे हमने पहला अपना स्टेशन बनाया था 2008 में। आई होप यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एज वेल। सो दिस इज द पार्ट जहां पे मैंने आपको बताया कि जो भी प्रिलिम्स फैक्चुअल न्यूज आइटम्स थे। नाउ वी विल मूव टू द मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज। मैप ऑफ द डे एक्सरसाइज में हम मूव करेंगे, ठीक है ना। तो मैप ऑफ द डे में मूव करते हैं ना। अब आज जैसे आप लोग को पता होगा कि मैप जो मैंने आज क्वेश्चन पूछा, न्यूज़ बताई थी आपको, उसमें मैंने ट्रेंचेस के बारे में बताया था। तो मैं पैसिफिक की ट्रेंचेस के बारे में आपको बता देता हूँ। पैसिफिक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, सबसे जो ट्रेंचेस वाला रीजन है वही पैसिफिक है। रिंग ऑफ फायर यहाँ पे पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर कुछ नहीं है, सीरीज ऑफ वॉल्केनोज हैं, जो कहना चाहिए कि पूरे इस पैसिफिक की कहना चाहिए जो पेरीफेरी है उस बेल्ट में लाई करते हैं, इसको याद रखिएगा, ये रिंग ऑफ फायर कहलाता है ना। तो रिंग ऑफ फायर के बारे में अगर आप मुझे कुछ बता सके, जैसे कि क्वेश्चन इस तरह से आता है कभी कभी कि कन्वर्जिंग है कि डाइवर्जिंग बाउंड्री है, तो दिस इज द क्वेश्चन विच आई वांटेड टू आस्क टू यू कि कन्वर्जिंग बाउंड्री के थ्रू बना है रिंग ऑफ फायर की डाइवर्जिंग बाउंड्री के थ्रू बना है, क्या है कैसे, थोड़ा मतलब ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे सबको ही बनता होगा, लेकिन ज्योग्राफी ऑप्शनल वालों को थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा ये चीज़, है ना। तो आप मुझे बता सकें तो दैट विल बी वेरी गुड। पहले हम ट्रेंचेस की बात कर लेते हैं। दो डीपेस्ट ट्रेंच जो मैंने आज बताई हैं वो दोनों मैं आपको दिखा दूंगा। एक तो मैं अटलांटिक की डीपेस्ट ट्रेंच आपको दिखा दूंगा, दूसरा मैं आपको पैसिफिक का दिखा दूंगा, ऑब्वियसली बात है ना। तो यहाँ पे अगर हम पैसिफिक की ट्रेंचेस की बात करें तो आप नॉर्थ से देखो, नॉर्थ में सबसे पहले आपको एल्यूशियन ट्रेंच दिख रहा है, एल्यूशियन ट्रेंच आपको दिख रहा होगा। देन यहाँ उसके थोड़ा सा इधर आएंगे तो कुरील ट्रेंच दिख रहा होगा। कुरील बहुत फेमस आइलैंड है, जापान का डिस्प्यूट भी चलता है कुरील को लेकर के, ठीक है ना। कुरील आइलैंड्स को लेकर के डिस्प्यूट भी चलता है जापान का, है ना। स्पेशली जैसे रशिया एक पार्टी रहती है वहाँ पे। देन जापान ट्रेंच उसके नीचे, एल्यूशियन ट्रेंच, कुरील ट्रेंच, जापान ट्रेंच, इजू बोनिन ट्रेंच। फिर यहाँ पे अगर आपको याद हो, जापान में होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, क्यूशु, ऐसे हम पार्ट्स बात करते हैं। फिर उसके नीचे एक ryukyu भी आता है, 5 पार्ट आते हैं, 5वां जो सबसे नीचे आता है वो ryukyu आता है। तो देखो यहाँ पे एक ryukyu ट्रेंच भी, उसके नीचे एक ryukyu ट्रेंच भी है, ठीक है ना। फिर ये जो फिलीपींस वाला रीजन है, यहाँ पे आपका फिलिपीन ट्रेंच आता है, फिलीपींस ट्रेंच आता है, उसका जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे फिलिपीन ट्रेंच आता है। देन उसके नीचे अगर हम बात करें यहाँ पे तो मैरियाना ट्रेंच, ना
नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ द मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच फिर यहाँ पे लाई करता है और यहीं पर आपका है चैलेंजर डीप, इसी में है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप यहीं पे एक पॉइंट है, ठीक है ना, याद रखिएगा। मैरियाना ट्रेंच जो लिखा है वहीं पे है आपका चैलेंजर डीप वाला पॉइंट, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। फिर नीचे अगर आप आए यहाँ पे तो देखो बोगनविले ट्रेंच आता है, बोगनविले ट्रेंच आता है। देन नीचे ये देखो सेकंड जो डीपेस्ट की हम बात करते थे टोंगा ट्रेंच, ठीक है ना, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पे लाई करता है टोंगा ट्रेंच, इसको हम बोलते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा टोंगा ट्रेंच। एंड फिर यहाँ पे साउथ अमेरिका की बाउंड्री में अगर आए तो पेरू चिली ट्रेंच है, पेरू चिली ट्रेंच है। देन ऊपर आप आओगे तो मिडिल अमेरिका ट्रेंच, जो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है वैसे भी सेंट्रल अमेरिका वाला पोर्शन है ना, ये तो सेंट्रल अमेरिका का पोर्शन है। मैक्सिको का बॉटम चलता है, बेलीज, होंडुरस, ये सारे कंट्रीज यहाँ पर आते हैं जो इनका सिविलाइजेशन के थे, है ना। आई होप यू मस्ट हैव रेड अबाउट द इनका सिविलाइजेशन। इनका एजटेक्स बोलते थे उसको, एजटेक, इनका, ये बहुत, जिनको हम रेड इंडियंस नहीं बोलते, रेड इंडियंस जो सबसे नेटिव्स ऑफ द अमेरिकन होते हैं, तो ये जो बेलीज और होंडुरस वाला रीजन है ना, ये सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन है, यहाँ पर वे इनकास जो रहते, दिस वर द वेरी एंशंट सिविलाइजेशन। इनका सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन, यहाँ पे मायन सिविलाइजेशन बोलते हैं उसको, मायन, इनका, मायन। इफ यू नो दिस थिंग देन दैट इज वेरी गुड, अदरवाइज यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ना। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट ऑल्सो। कभी आप ये ऐसी चीजें रीड कर सकते हैं, जैसे इनका मायन कहाँ पे थे, तो आप यू कैन जस्ट से दैट कि यू शुड बी हैविंग एन आइडिया एटलीस्ट कि इनका सिविलाइजेशन, मायन सिविलाइजेशन कहाँ की थी, ठीक है। तो ये हमने आपको ट्रेंचेस के बारे में बताया। नाउ लेट मी शो यू वन मोर थिंग। यहाँ पे जो रीजन यहाँ पे प्योर्टो रिको दिख रहा है, दिस इज द रीजन ऑफ द प्योर्टो रिको ट्रेंच, दिस इज द अटलांटिक्स डीपेस्ट ट्रेंच, ठीक है ना। अटलांटिक की जो डीपेस्ट ट्रेंच है वो प्योर्टो रिको ट्रेंच है, ठीक है। तो आई होप यू विल, ये एक्चुअली में अटलांटिक और कैरिबियन के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। जो कैरिबियन है ना, इधर साइड कैरिबियन आइलैंड्स आपको दिख रहा होगा। नाउ दिस पार्ट इज द कैरिबियन आइलैंड पार्ट, जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट कैरिबियन का है। कैरिबियन पार्ट इधर आपका अटलांटिक की तरफ आता है, और इसके अगर इधर साइड हम वेस्ट की तरफ आएंगे, इधर देखेंगे तो ये पैसिफिक वाला पार्ट है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। प्योर्टो रिको जो है आपका अटलांटिक का डीपेस्ट ट्रेंच था। बाकी ये जो एल्यूशियन, कुरील, जापान, इजुबोनिन, रिकू, फिलिपीन, मैरियाना ट्रेंच, ये सारे हमने जो देखे, बोगनविले ट्रेंच, टोंगा ट्रेंच तो आपको मैंने बताई दे कि सेकंड डीपेस्ट जो है वो टोंगा ट्रेंच है। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, वो आप याद भी रखिएगा, ठीक है ना। फिर आपका इधर मैंने मिडिल अमेरिका ट्रेंच बताया और पेरू चिली ट्रेंच बताया। दीज आर द ट्रेंचेस विच आर इंपॉर्टेंट एंड दिस इज द मैप फॉर दैट ऑल्सो। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। रिंग ऑफ फायर मैंने आपको दिखाई दिया है, एंड इसके अलावा मैंने आपसे क्वेश्चन जो पूछा उसका आंसर आप देने की कोशिश करिएगा। सो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द एडिटोरियल्स ऑफ द डे। तो एडिटोरियल्स ऑफ द डे में जो पहला एडिटोरियल है वो है कोविड मिस हैंडलिंग फोरटोल्ड इन द बजट। अब ये जो आर्टिकल है इसमें बहुत थोड़ी सी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कोविड-19 के रिगार्डिंग बजट एलोकेशन है 2021 का, वो कितना इनसफिशिएंट है, इसके बारे में ऑथर ने यहाँ पे बताया है ना। ऑथर ने कहा कि जब बजट का स्पीच सीतारमण जी रीड कर रही थी तो उन्होंने एक चीज़ उसमें बोली थी कि हमने लास्ट ईयर क्या किया था, कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस के लिए, कोविड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस के लिए 11,757 करोड़ 11,757 करोड़ रुपए दिए थे इन द प्रीवियस ईयर 2020-21 में, ठीक है। दिस वाज गिवन बाय द सेंटर टू फाइट द कोविड-19, बट फॉर द करेंट ईयर दैट इज फॉर 2021-22 यानी कि 2021-22 के लिए द अमाउंट बजटेड फॉर द कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पॉन्स इज जीरो। नाउ दिस इज व्हाट द ऑथर इज सेइंग कि इट इज द मिसफॉर्च्यून कि कोविड-19 जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव 2021-22 में है, बजटरी एलोकेशन, देयर वाज नो बजटरी एलोकेशन फॉर द इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स फंड्स, देयर वाज नो इमरजेंसी फंड फॉर दैट, ठीक है ना। तो ऑथर इज आस्किंग 2-3 क्वेश्चन दैट कि क्या आपको क्या लगा। पहली चीज तो आपको या तो ये लगी कि कोविड-19 इज ओवर नाउ एंड देयरफॉर यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दी सेकंड एंड थर्ड वेव, दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, आपने ये चीज स्टेट्स के ऊपर छोड़ दी सिंस यू थॉट दैट कि जो हेल्थ है दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, ये तो आपको पता होना चाहिए कि जो हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है, तो सेंटर लेफ्ट द थिंग्स ऑन द स्टेट, ठीक है। अब यहां पर ऑथर ने एक और चीज बोली है, ऑथर ने कहा कि अगर आपने चलो ये सोच करके छोड़ दिया कि जो हेल्थ है वो एक स्टेट
सब्जेक्ट है, देयरफॉर स्टेट शुड मेक द प्रोविजन फॉर दैट। बट अब देखो, आपने जीएसटी जो कर दिया वो सेंट्रल टैक्स कर दिया, जीएसटी के थ्रू आपने स्टेट्स की पावर ले ली टैक्सेशन की, बाकी सारी चीजें आप स्टेट से लेते जा रहे हो। फिर कोविड रिस्पॉन्स के रिगार्डिंग आप जो पॉलिसीज हैं वो आप डिक्टेट कर रहे हो, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे ऑथर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन्स के लिए सेंटर निगोशिएट कर रही है, मतलब प्राइस फॉर द सेंटर नॉट फॉर द स्टेट्स, मतलब कि सेंटर को कम प्राइस पे वैक्सीनेशन मिल रही है, स्टेट्स को ज्यादा प्राइस पे वैक्सीनेशन मिल रही है। तो ऑथर इज सेइंग दैट कि एवरीथिंग इज डन बाय यू अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट, बस आप ये चाहते हो कि स्टेट्स जो है, सिंस हेल्थ इज द स्टेट सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आप रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स के ऊपर लगाते हो कि स्टेट सही से काम नहीं कर रहे। तो यहां पर ऑथर ने बोला कि सेफगार्ड टू सेफगार्ड द सिटीजंस, गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि उनको सबसे पहले मतलब कि अपने कंट्री के लिए इमरजेंसी कोविड रिस्पॉन्स 2021-22 के लिए भी इंक्लूड करना चाहिए था। इसके अलावा अगर आप कर सकते तो स्टेट्स को आपको लोन, ग्रांट्स या इस तरह की चीजें आप प्रोवाइड करनी चाहिए थी कि आप स्टेट्स को लोन दें, ग्रांट दे सकें रिगार्डिंग फाइटिंग द कोविड-19। स्टेट्स के पास ज्यादा सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू नहीं है, जो बचे खुचे सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू थे वो आपने ऑलरेडी ले लिए हैं स्टेट्स के थ्रू। तो हाउ इज इट जस्टिफाइड दैट कि आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट्स पे छोड़ रहे हो? नाउ यू आर क्वेश्चनिंग द स्टेट दैट योर रिस्पॉन्स इज नॉट गुड, यू हैवंट डन दिस एंड दैट, बट वहीं पे आप उनके ऊपर खुद ही इनको शैकल्स, उनको चेन्स में करके रखते हो, ठीक है ना। So that is the thing. Now center is intervening for the price of the vaccine also, जो कि सेंटर को कम प्राइस पे मिल रही है पर स्टेट्स को ज्यादा प्राइस पे मिल रही है, ठीक है ना। सो दिस इज बेसिकली एंड दिस इज पुटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इनटू रिस्क, नॉट ओनली पीपल, इकोनॉमी भी रिस्क पे है ही इस चीज के कारण। सो दैट इज द थिंग। एंड यहाँ पर ऑथर ने एक क्रिटिसिज्म करते एक और चीज बोली है कि दिस इज द इनएप्टीट्यूड ऑफ द गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप फ्यूचर को थोड़ा सा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, यू आर द पावर ऑफ दिस कंट्री, आपके पास पावर है कंट्री में, तो you have all the manpower, you have all the researchers, you have all the data with you, then why is it that you are not prepared for the second wave? मतलब आपने कहां पे इसको कम मान लिया? So this was the ineptitude of the government, जो कि एक कोहेरेंट वैक्सीनेशन पॉलिसी अभी तक नहीं दे पाई है ना। ऑब्वियस सी बात है, अब के समय में जब वैक्सीनेशन की जरूरत है वहां पे एवरेज वैक्सीनेशन घट चुका है। अगर हम अप्रैल की बात करें, 21 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, तो एक दिन में 29 लाख वैक्सीन दिए जाते थे। नाउ 1 मई से 10 मई की बात करें तो केवल 17 लाख वैक्सीन दी जाएगी, ऐसे टाइम पे जब टेस्टिंग से ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है ना। सो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल। एंड वही चीज ऑथर ने कही कि मिसहैंडलिंग कोविड की तो बजट से ही शुरू हो गई थी, है ना। इट इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, जो कुंभ शुरू हुआ, फिर ये उत्तराखंड वाले रीजन, ये सब जो चीजें हुई, एंड ये तो बाद की बात है, बट बजट से ही ऑलरेडी जो इसका मिसहैंडलिंग था दैट स्टार्टेड फ्रॉम बजट इटसेल्फ, ठीक है ना। अब यहाँ पे इवेल्युएट द लद्दाख क्राइसिस, कीप चाइना एट बे। नाउ दिस आर्टिकल इज रिटन रिगार्डिंग इंडिया चाइना रिलेशंस, एंड किस तरीके से आगे किसी ऐसे फ्यूचर क्राइसिस को जो चाइना पोज करता है थ्रेट को, उसको हम अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 स्ट्रैटेजीज बताई गई हैं ऑथर द्वारा, मैं तीनों स्ट्रैटेजीज आपको बता दूंगा जल्दी से, है ना। 3 स्ट्रैटेजीज आर देयर। पहली जो स्ट्रैटेजी है वो है कि हैव अ डिफेंसिव आउटलुक। ऑथर के अकॉर्डिंग देखो, ये स्ट्रैटेजी हो सकता है सही हो, ये हो सकता है सही ना हो सकता है आप इससे मतलब कि आप इससे इसके मतलब रखते हो, थोड़ा बहुत आप इसके एग्री करते हो या फिर आप डिसएग्री करते हो, लेकिन ये स्ट्रैटेजीज ऑथर ने बताई हैं। दीज आर जस्ट पर्सनल ओपिनियंस, ऑथर के ओपिनियंस हैं ये। एंड आपने को क्या करना है, आंसर में इसको यूज करके बस अपने आंसर को ब्यूटीफाई करना है, इसको दिल पे नहीं लेना है। कोई चीज़ ऐसा नहीं कह रहे अब आप लोग लड़ने लगो मुझसे कि सर ऑथर ने ऐसा क्यों बोल दिया, ऑथर को लड़ने की बात करनी चाहिए, डिफेंसिव होने की बात कर रहा है, हमको ऑफेंसिव होना चाहिए ना। तो दिस इज योर पर्सनल ओपिनियन, उसको यहाँ पर लेकर के मत आओ। पर्सनल ओपिनियन घर के लिए होता है, आंसर राइटिंग के लिए, कॉपी के लिए नहीं होता, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज जो ऑथर बोलता है, ऑथर के अकॉर्डिंग वो है कि एक डिफेंसिव एटीट्यूड लेकर के आपको चलना है, क्योंकि पहली चीज को चाइना को डिटरेंट करना, चाइना को डिटर कर देना बहुत मुश्किल है। चाइना आपके रिटेलिएशन से नहीं घबराता है, चाइना आपके डिफेंस से ज्यादा घबराएगा। तो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच दैट हैज बीन मेंशन्ड बाय द ऑथर कि आप एक डिफेंसिव आउटलुक लेकर के चले, है ना। डिटरेंस से ज्यादा डिफेंसिव आउटलुक काम करेगा। दूसरा चीज जो ऑथर ने बोला है वो ये बोला है कि एक जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की जरूरत है, पॉलिटिकल लेवरेज की जरूरत है, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन करके रखो। चाइना के पास मैन पावर बहुत है, अगर आप चाइना से सोचो कि इस तरीके से अकेले लड़ पाओगे तो नहीं लड़ पाओगे, क्योंकि चाइना के केवल वेस्टर्न थिएटर कमांड में 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स के केवल वेस्टर्न थिएटर कमांड में है, ठीक है ना। तो दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ चाइना की मिलिटरली बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, 2 लाख से ज्यादा सोल्जर्स वेस्टर्न थिएटर कमांड में है, एंड ये सारी चीजें हैं। वहीं पर आप क्या कर सकते हो, यू कैन फर्स्ट जो डिफेंसिव बताया,
प्लस इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। कोई भी स्ट्रेटजी आपको जो रखनी है चाइना के अगेंस्ट, वो आपको एक कोऑर्डिनेटेड एंड कलेक्टिव एक्शन रखना पड़ेगा। कोऑर्डिनेटेड एंड कलेक्टिव एक्शन ज़्यादा मतलब डिटर करेंगे चाइना को देन योर इंडिविजुअल लोन वॉरियर एफर्ट। तो लोन वॉरियर एफर्ट से कुछ नहीं होगा, एक कोलैबोरेटेड एंड कलेक्टिव एक्शन की जरूरत है रिगार्डिंग चाइना। देन तीसरा जो ऑथर ने बोला है, सजेशन दिया है, वो है इंडियन ओशियन रीजन को स्ट्रॉन्ग करने की बात कही है कि आप अपने इंडियन ओशियन रीजन को स्ट्रॉन्ग करें। देखो चाइना के अगेंस्ट मिलिट्री बैकअप करना या चाइना के अगेंस्ट वहाँ पे बिल्डअप करना एक सफल स्ट्रैटेजी नहीं है। रादर व्हाट यू शुड डू इज दैट कि उनको सोल्जर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उनके पास बहुत ज़्यादा फुट सोल्जर्स भी बहुत ज़्यादा हैं, कैवलरी ये सारी चीज़ें बहुत हैं वहाँ पे, वॉरहेड्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन मिलिटरीली और जो ये आपका मैरीटाइम डोमेन है, मैरीटाइम डोमेन में अभी भी इंडिया मतलब कह सकते हैं 1 to 1 तो है ही एटलीस्ट, है ना, उससे आगे ही होगा इनफैक्ट। तो दिस इज द थिंग, जो डोमेन में आप स्ट्रॉन्ग एटलीस्ट उसमें आप पीछे करो ना उसको, क्यों फालतू उसके डोमेन में जाकर के उससे लड़ रहे हो। तो दिस इज व्हाट ऑथर इज सजेस्टिंग दैट इंडियन ओशियन रीजन में आप ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं एंड वहीं पे आपको टारगेट भी करना चाहिए। सो दिस इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। तीसरा जो आर्टिकल है, नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म। यहाँ पर ऑथर ने कहा है, डिफरेंस बताया कि 1991 की जो क्राइसिस थी वो किस तरीके से डिफरेंट है 2020-21 की क्राइसिस से। हाउ इज द क्राइसिस ऑफ 1991 डिफरेंट फ्रॉम द 2020-21 क्राइसिस। तो सबसे पहले ऑथर ने ये बोला है कि दोनों के कैरेक्टर एंड दोनों के कॉन्सिक्वेंस दोनों डिफरेंट थे। मतलब 1991 के, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन भी हो सकता है, कल मैं चलो आपको ये क्वेश्चन दे के दिखाऊंगा। 1991 के क्राइसिस एंड 2021 के क्राइसिस में क्या डिफरेंस है। बहुत प्यारा आंसर आप लिख सकते हो। सबसे पहले आप लिख सकते हो जैसे पहली लाइन, स्टार्टिंग लाइन, कि कैरेक्टर एंड कॉन्सिक्वेंसेस बोथ आर डिफरेंट फॉर दोज फॉर दीज टू क्राइसिस। तो सी का एक जो अनुप्रास अलंकार बनेगा यहाँ पे सी से, है ना, कैरेक्टर, क्राइसिस एंड आपका कॉन्सिक्वेंसेस, क्राइसिस कैरेक्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस, तो इससे अनुप्रास अलंकार बनेगा। वो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिटरेशन बोलते हैं मे बी दैट। तो इसको याद रखिएगा कि कैरेक्टर एंड कंसिक्वेंसेस दोनों डिफरेंट थे फॉर क्राइसिस ऑफ 1991 एंड द क्राइसिस ऑफ 2021। 1991 की क्राइसिस के लिए अकॉर्डिंग ऑथर ने बोला कि ये एक इकोनॉमी का प्रोडक्ट था, और हमारे ये जो क्राइसिस थी ये एंडोजेनस रीजन्स के कारण थी। मतलब कि एक तो हमारी गलती बहुत ज़्यादा थी, हमने उस समय किस तरीके से लोन ले रखा था या किस तरीके से हमारा काम चल रहा था, हम बिल्कुल एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किस तरीके से अफेक्टेड थे। तो ये एंडोजेनस फैक्टर्स थे। एंड दूसरी चीज की जो क्राइसिस थी ये विद इन द इकोनॉमिक सिस्टम थी, क्राइसिस केवल इकोनॉमिक सिस्टम में थी। लेकिन 2021 की जो क्राइसिस है ना, तो पहले तो कैसे आप लिखेंगे, कैरेक्टर भी डिफरेंट है, कॉन्सिक्वेंसेस भी डिफरेंट है। इसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस थे, लेकिन आज की जो क्राइसिस है उसके हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने को आपको मिल चुके हैं। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हमने देख लिया कि विमेन किस तरीके से, जो फिजिकली डिसेबल्ड पीपल हैं वो किस तरीके से परेशान है। तो इसके सोशल कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं, इकोनॉमिक भी हैं, पॉलिटिकल भी हैं, और हेल्थ वाइज तो हैं ही, ठीक है ना। फिर ऑथर ने वही कहा कि कॉज एंड इफेक्ट दोनों ही डिफरेंट है। द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ द सिचुएशन ऑफ 1991 एंड 2021 इज डिफरेंट। आज की जो, और दूसरी चीज़ की जो ग्लोबल एरिना है, पहले उस समय एटलीस्ट अपन मतलब देख रहे थे कि ग्लोबली इतना इम्पैक्ट नहीं था, दूसरी कंट्रीज में इतना इम्पैक्ट नहीं था, है ना। अगर हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को छोड़ दें तो बाकी कंट्रीज तो अच्छे से काम कर रही थी। लेकिन आज की दशा में 2021 में ऐसी कोई कंट्री नहीं। इनफैक्ट यूएसए वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टेड कम्युनिटीज बिकॉज ऑफ दिस 2021 क्राइसिस। तो ग्लोबल इकोनॉमीज भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड इम्पैक्ट देखने को मिला है इस बार। ग्लोबल कंट्रीज में भी काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाइड इम्पैक्ट देखने को मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑथर ने जरूर बोला है कि ऑल द क्राइसिस डू नॉट इनएविटेबली लीड टू पॉसिबिलिटीज फॉर रिफॉर्म। हर क्राइसिस में रिफॉर्म आप नहीं कर सकते। जैसे एक बार प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बोल रहे थे कि क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करते हैं, बट ऐसा हो नहीं पाया, है ना। दैट वॉज ऑल रिटोरिक में ज़्यादा था, मतलब वो स्पीचेस और इन सब में ज़्यादा रह गया, बट एक्चुअलिटी में वो रिफॉर्म जो पहले अपन सोच रहे थे कि इसको क्राइसिस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे ये वो, लेकिन वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई। एंड नाउ वी आर सीइंग दैट कि द कंडीशन हैज स्लिप्ड आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द डॉक्टर्स, द कंडीशन हैज स्लिप्ड आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द स्टेट। नाउ दे आर ऑल जस्ट, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द वायरस टू गो, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर द वायरस टू गो। और कुछ हम नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से वायरस अपने आप चला जाए, और उसके लिए कोई स्टेप्स नहीं उठाए जा रहे हैं ना। तो बेसिकली दैट इज हैपनिंग। तो दिस वॉज द आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द सेम। आगे की हम न्यूज़ आइटम्स की तरफ मूव करते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द न्यूज़ आइटम्स ऑफ द नेक्स्ट पेजेस, ठीक है ना। सो लेट्स मूव। तो यहाँ पर आगे देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। यू कैन मूव विद मी।
पीएम मोदीज G7 विजिट कैंसल्ड ड्यू टू कोविड-19 क्राइसिस। यहाँ पे मेरे को बताने का मेन एम है कि मैं G7 कंट्रीज के बारे में आपको एक बार बता दूं, इनकी लिस्ट बता दूं, क्वेश्चन आते रहते हैं। G7 कंट्रीज हैं कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। कौन कौन सी हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूएसए। दीज आर द 7 कंट्रीज एंड दीज आर रिप्रेजेंटेड जॉइंटली बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन काउंसिल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन। तो याद रखिएगा, यूरोपियन काउंसिल एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन दोनों आते हैं वहाँ पे। एंड ईयू पार्टिसिपेट्स इन ऑल द डिस्कशंस एज अ गेस्ट। ईयू जो है वो गेस्ट की तरह आता है, जरूर पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एनआईए कोर्ट ग्रांट्स अखिल गोगोई परमिशन टू टेक ओथ एज एमएलए। एनआईए कोर्ट ने ग्रांट किया। एनआईए है क्या? बेसिकली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। ये सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। क्या है? सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है। और ये एक्ट के थ्रू आई, ऑब्वियस बात है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू आई है। एनआईए एक्ट 2008 का एक्ट है। और इसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ एनआईए। याद रखिएगा, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एंड दो तरीके से केस इनके पास आते हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट रिक्वेस्ट कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि इन्वेस्टिगेट करे केस एनआईए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो डायरेक्टली केस हैंड ओवर कर सकता है टू द एनआईए, ठीक है ना। एंड एनआईए के और भी काम है, जैसे कि टेरर को कॉम्बैट करना, सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी तो है ही। इंटरनेशनल ट्रीटीज, एग्रीमेंट, कन्वेंशन एंड रेजोल्यूशन जो यूएन के हैं उनको भी इंप्लीमेंट करने का ये काम करती है। और रिसेंटली 2019 में एनआईए अमेंडमेंट बिल आया था। रिसेंटली 2019 में एनआईए अमेंडमेंट किया गया और 2008 का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया। 2008 के एक्ट को अमेंड किया गया और कुछ नए ऑफेंसेस जोड़ दिए गए एनआईए के अंतर्गत, जैसे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑफेंस रिलेटेड टू द काउंटरफीट करेंसी और बैंक नोट्स, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, ऑफेंसेज अंडर द एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेज एक्ट 1908, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत ऐड कर दी गई। देन एनआईए के ऑफिसर जो रहेंगे, यूएपीए के अंतर्गत भी उनको बहुत ज़्यादा पावर दी गई है। यूए अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट जो होता है ना, यूएपीए एक्ट, उसके अंदर भी इनको पावर दे दी गई है। देन ये डेजिग्नेट कर सकते हैं इंडिविजुअल्स को भी, टेररिस्ट के रूप में डेजिग्नेट करने की पावर भी इनको दे दी गई कि दे कैन डेजिग्नेट द इंडिविजुअल्स एज द टेररिस्ट एंड ऑल। ये सही बहुत व्यापक पावर्स हैं जो कि दी गई हैं टू द एनआईए। नाउ वेरी ब्रॉड पावर्स हैव बीन गिवन टू द एनआईए, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। एंड स्पेशल कोर्ट्स बनाता है, ये स्पेशल कोर्ट सेटअप किया जाता है। तो एनआईए कोर्ट जो होता है वो स्पेशल कोर्ट है विच इज मेंशन्ड इन द एक्ट एज in itself, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यू कैन मूव विद मी। व्हाट इज हैपनिंग इन जेरूसलेम? तो जेरूसलेम में क्या हुआ? अल अक्सा मॉस्क थी जहाँ पर कि अटैक हुआ है ना। उसके बाद हमास जो रेबल्स हैं, हमा रेबल्स हैं, दे बॉम्ब्ड, फायर्ड रॉकेट्स, उन्होंने रॉकेट फायर किए। फिर इसके बाद इसराइल ने गाजा स्ट्रिप को जो है उस पर अटैक किया। कल मैंने, अगर आपको याद हो तो यहाँ पे मैंने आपको दो चीज़, एक तो वेस्ट बैंक बताया था जो इधर साइड है, वेस्ट बैंक वाला पार्ट है, देन आपका इधर गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है जिसको कि जो कि पैलेस्टीनियन रूल्ड है, पैलेस्टीनियन का कंट्रोल है। और वेस्ट बैंक में मैंने आपको बताया था कि इधर पूरा इजराइल है, केवल इसका जो ईस्टर्न पार्ट है वेस्ट बैंक का, ईस्टर्न पार्ट है उस पर पैलेस्टीनियंस हैं, ईस्टर्न पार्ट में पैलेस्टीनियंस हैं, ठीक है ना। ये कल मैंने आपको बताया था। दिस इज द थिंग विच आई टोल्ड यू। एंड जेरूसलेम क्यों इतना ज़्यादा डिस्प्यूटेड रहता है, तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। जेरूसलेम इसलिए है कि 1947 में क्या हुआ, ओरिजिनल जब यूएन पार्टीशन प्लान आया तो जेरूसलेम वॉज प्रपोज्ड एज एन इंटरनेशनल सिटी के रूप में जेरूसलेम को प्रपोज किया गया था। लेकिन जब अरब इजरायली वॉर आया 1948 का, तो इसराइलीज ने क्या किया, कैप्चर कर लिया वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी जेरूसलेम का। जैसे अगर ये जेरूसलेम है तो उसका वेस्टर्न पार्ट जो है वो किसने, इजरायली ने 1948 में कैप्चर कर लिया। और फिर जब आपका 1967 में वॉर हुआ तो 1967 में इजरायली ने बाकी का पार्ट भी कैप्चर कर लिया। याद रखेगा, बाकी का पार्ट भी इन्होंने कैप्चर कर लिया, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पे देखो लिखा है कि इन 1948 इजराइलीज कैप्चर्ड द वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी एंड जॉर्डन टुक द ईस्टर्न पार्ट। उस समय 1948 में जॉर्डन को ईस्टर्न पार्ट मिला था, ठीक है ना। और इसमें था इंक्लूडिंग द हाउस हराम एश शरीफ, अल अस्का मॉस्क, ठीक है ना। अल अस्का मॉस्क जो है दैट इज द इस्लाम्स थर्ड होलीएस्ट साइट, इट इज़ द इस्लाम थर्ड होलीएस्ट साइट, है ना। और
and the dome of the rock are situated within the हरम शरीफ है ना नोबल सेंचुरी। तो ये मैं हो सकता है क्लियर प्रोनाउंस ना कर पाऊँ, तो सॉरी फॉर दैट, है ना, आई एम वेरी सॉरी सॉरी अगर मैं इसको सही से नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो हरम एश शरीफ इसको बोलते हैं। आप में से कोई अगर सही मुझे प्रोनाउंसिएशन बता देगा तो दैट विल बी गुड फॉर मी ऑल्सो, है ना। तो एनी ऑफ यू कैन जस्ट क्लियरली प्रोनाउंस इट कि क्या इसको बोलते हैं, इसके फोनेटिक्स अगर आप लिख देंगे तो दैट विल बी गुड फॉर मी, है ना। सो वन साइड ऑफ द कंपाउंड कॉल्ड टेम्पल माउंट बाय द ज्यूज, एक साइड जो कंपाउंड का उसको टेम्पल माउंट बाय द ज्यूज कहते हैं, है ना। वेलिंग वॉल जिसको वेस्टर्न वॉल कहा जाता है, वेलिंग वॉल इज देयर, तो ये इसी रीजन में लोकेटेड है। एंड इट इज द रिमेन्स ऑफ द सेकंड जूश टेम्पल, द होलीएस्ट साइट इन द जुडाइज्म। जुडाइज्म का सेकंड जूश टेम्पल जो है वो यहीं पे लोकेटेड है, सेकंड होलीएस्ट साइट ऑफ द जुडाइज्म। तो कुल मिलाकर के होलीएस्ट साइट ऑफ द थर्ड होलीएस्ट साइट ऑफ द इस्लाम भी यहाँ पर है, एंड आपका सेकंड मतलब कहना चाहिए जूश का भी, जुडाइज्म का भी एक होली साइट है। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न है कि यहाँ पे डिस्प्यूट होता रहता है। फिर 1967 में जब वॉर हुआ तो बाकी का पार्ट भी इसराइलीज़ ने कंट्रोल कर लिया, थोड़ा सा पार्ट उसमें पैलेस्टीनियंस भी वहाँ पे रहते हैं, एंड दैट इज़ द पार्ट विच इज़ इंपॉर्टेंट, है ना। तो इस कारण से काफ़ी ज़्यादा एक वॉर टॉन एरिया है ये। सऊदी अरेबिया नाउ गिविंग $123 मिलियन टू द पाकिस्तानी। पाकिस्तान की मदद करने के लिए सऊदी अरेबिया ने $123 मिलियन का अनाउंसमेंट किया है, इसको याद रखिएगा। नाउ जर्मनी हॉल्ड्स एफवी फ्रॉम शेयरिंग व्हाट्सएप डाटा। अब आपको पता हो कि व्हाट्सएप पॉलिसी चेंज होने हो रही है अभी रिसेंटली, तो उसमें ये है कि फेसबुक जो है वो व्हाट्सएप से डेटा ले लेगा। तो जर्मनी का रेगुलेटर, उसमें वहाँ पर एक कमीशन बनाया गया था जिसको हैम्बर्ग कमीशन बोलते हैं। नाउ यू शुड रिमेंबर दिस कमीशन, हैम्बर्ग कमीशन। हैम्बर्ग कमीशन जो है उसने बेसिकली ये कमीशन है फॉर डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, डेटा प्रोटेक्शन एंड फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। हैम्बर्ग कमीशन को याद रखिएगा, यूरोप जर्मनी इस तरीके से इसको याद रखिएगा, हैम्बर्ग कमीशन एंड फेसबुक व्हाट्सएप डेटा पॉलिसी, ये थोड़ा की वर्ड्स ऐसे याद रखिएगा। तो इसने मना कर दिया, 3 महीने के लिए इस पर बैन कर दिया और कहा कि इसके इम्पैक्ट को हम पढ़ेंगे उसके बाद हम आपको बताएंगे। सो दिस हैज़ बीन स्टॉप्ड फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इकोनॉमी पेज में आप आज ऐसी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं थी जिसके बारे में हम डिस्कस करें, है ना। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक our video. Please do like and subscribe. Keep loving us, keep sharing us. Thank you and have a nice day.